श्रीखंड महादेव जो कि पंच कैलाश में से एक है और हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि वह श्रीखंड महादेव के दर्शन जरूर करे। लेकिन एक बहुत ही मुश्किल ट्रैक होने के कारण हर कोई यहाँ पर दर्शन नहीं कर पाता। लेकिन महाकाल की कृपा से इस साल मुझे मौका मिला श्रीखंड महादेव के दर्शन करने का। तो तैयार हो जाइए हमारी श्रीखंड महादेव की यात्रा देखने के लिए तथा इससे आपको मिलेगी श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए बहुत सारी जानकारी। तो जय श्री महाकाल दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पहुंच जाते हैं कुफरी, जहां से हमारी यात्रा होती है शुरू। और यहां से हमें जाना है रामपुर, निर्मंड और बागीपुल होते हुए जाऊं विलेज, जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है और वहां का डिस्टेंस है 150 किलोमीटर। तो सुबह के 2:46 पर मैं पहुंच जाता हूं जाऊं विलेज, जहां से कि 32 किलोमीटर का ट्रैक होता है। तो काफी लोग ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, तो मैं भी अपना ट्रैक शुरू कर देता हूँ। जल्दी ही रोशनी आ जाती है और मुझे दिखते ये खूबसूरत से नजारे। इस जगह तक हमारी 3 किलोमीटर तक की ट्रैकिंग हो चुकी होती है और यहाँ से शुरू होती है श्रीखंड महादेव की खड़ी चढ़ाई। तो हम भी यहाँ की खड़ी चढ़ाई चलना शुरू करते हैं। इस जगह को कहा जाता है डांडी धार, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और इसको चढ़ने के लिए एक डांडी की जरूरत जरूर पड़ती है। तो हम भी अपना डंडा और पानी की बोतल अपने साथ रखते हैं और आप भी अपनी यात्रा में इसे जरूर साथ रखें। यहाँ से रास्ता तो एकदम खरा है, लेकिन पेड़ पौधे होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी नहीं आती है और चढ़ाई चढ़ने में मुझे कोई ज्यादा खास दिक्कत नहीं होती है और मैं चढ़ता रहता हूँ। कुछ देर चढ़ाई चढ़ने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं हमारे पहले स्टेशन, जहाँ का नाम होता है थाचड़ू। आप लोग यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं और यहाँ तक हमारा 12 किलोमीटर की ट्रैकिंग कंप्लीट हो चुकी होती है। तो मेरा स्टे करने का इरादा नहीं होता है और मैं यहाँ से आगे की चढ़ाई चढ़ना शुरू करता हूँ ऐसे सुंदर से नजारों के बीच। और तकरीबन 3 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं काली घाटी या फिर काली टॉप, जहाँ पर की काली माता का मंदिर है। तो आप सभी लोग यहाँ पर पहले काली माता को प्रणाम करेंगे और उसके बाद यात्रा आगे बढ़ाएंगे। और आप यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा अगेन स्टे करने का कोई इरादा नहीं होता है। जहाँ से आगे कैसे सुंदर सुंदर से पहाड़ होते हैं और छोटे छोटे बर्फ के ग्लेशियर होते हैं। काफी से लोग इसको क्रॉस कर रहे होते हैं और हमें भी इसे क्रॉस करना होता है। और इसके बाद पहुंच जाते हैं हम अगले स्टॉप, जहाँ का नाम होता है कुनशा, जहाँ पर क्या सभी लोग स्टे कर सकते हैं, लेकिन हमारा स्टे करने का कोई इरादा नहीं होता है। तो हम यहाँ से आगे चलना शुरू करते हैं। रास्ते में आपको दिखेंगे सफेद और पीले ये सुंदर फूल और साथ में दिखेंगे ये पेड़, जो कि जोरदार यात्रा में भी बहुत बार दिखते हैं। साथ में आपको ऐसे छोटे छोटे काफी सारे नाले भी दिखेंगे और बर्फ के छोटे बड़े ग्लेशियर भी दिखेंगे, जिनको क्रॉस करके हम लोग पहुंच जाते हैं हमारे अगले स्टॉप, जहाँ का नाम होता है भीमद्वार। और यहाँ तक हो चुका है हमारा 25 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट और आज हम यहीं पे स्टे करेंगे। तो मैं आप लोगों को सबसे ज्यादा रिकमेंड करूंगा आप भीमद्वार पे ही स्टे करें, क्योंकि ये स्टे करने के लिए सबसे सेफ और खूबसूरत जगह है। पूरी रात रेस्ट करने के बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सुबह बहुत जल्दी उठकर अपना ट्रैक शुरू कीजिए, जैसे कि हमने भी सुबह 4 बजे ही ट्रैक शुरू कर लिया था। और रोशनी आने तक हम पहुंच चुके थे हमारे सफर के सबसे खूबसूरत जगह, जहां का नाम होता है पार्वती बाग। थोड़ी देर हम यहाँ की सुंदरता का लुत्फ उठाते हैं। कहने को तो आप यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं, लेकिन ये सेफ नहीं है और साथ में ज्यादा कॉस्टली भी रहता है। तो यहाँ पर हमें काफी सारे लोग मिलते हैं जो कि ट्रैक कर रहे होते हैं, हमारे से पहले नीचे से आए होते हैं। तो हम लोग इनको ओवरटेक करके पहुंच जाते हैं नैन सरोवर में। यहाँ पर एक सरोवर है जिसका आकार के आंख की तरह होता है, इसलिए इसका नाम नैन सरोवर रखा गया है। और यहाँ से आगे ना कोई पेड़ है ना पौधे है और हमें सिर्फ बर्फ के बीच से ही ट्रैक करना होता है। तो यहाँ से आगे ट्रैक काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपको भोलेनाथ पर विश्वास है तो आप ये ट्रैक बहुत आसानी से क्रॉस कर लेंगे। और भोलेनाथ का नाम लेकर मैं अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ता हूँ। रास्ते में काफी सारी धुंध होती है और पूरा रास्ता बर्फ से घिरा होता है, जिसमें कि हमें आगे बढ़ना होता है। ये वाला पड़ाव पूरी यात्रा का सबसे कठिन पड़ाव होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी भी होती है, पेड़ पौधे भी नहीं होती है, पूरा शरीर थका हुआ होता है, इसलिए यहाँ चढ़ने में काफी दिक्कत आती है। यहाँ के लिए आप पूरी तरह से प्रिपेयर होके आए। और हम पहुँच जाते हैं इस जगह को, जहाँ को कि महायोद्धा भीम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से हम पहुँच जाते हैं आगे अपनी मंजिल की तरफ श्रीखंड महादेव के दर्शन करने। काफी अच्छे से दर्शन करते हैं, श्रीखंड महादेव के शिला की परिक्रमा भी करते हैं। तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं 32 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट करके श्रीखंड महादेव पहुंच चुका हूं, जहां पर आना कि मेरा एक सपना होता है। तो मैं काफी अच्छे से भोलेनाथ के दर्शन करता हूं, भोलेनाथ से काफी सारी बातें करता हूं और आखिरी दर्शन करके वहां से नीचे उतरना शुरू करता हूं, क्योंकि यहाँ पर काफी देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। मौसम परिवर्तन होता रहता है, ऑक्सीजन की भी कमी होती है। तो जितना जल्दी हो सके दर्शन करके वापिस उतरना शुरू कीजिए।
और वापस उतरते हुए बर्फ के बीच मेरी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब होती है, लेकिन भोलेनाथ की असीम कृपा होने के कारण मैं काफी जल्दी नीचे पार्वती बाग पहुंच जाता हूं। वहां से सुंदर सुंदर नजारों का लुत्फ उठाता हूं और इन नजारों को कैद करने की कोशिश करता हूं। ऐसे तो मेरी आंखों में लाइफ टाइम कैद हो चुके हैं। और ये लाल पानी का रहस्य ये है कि यहाँ पर भीम जी ने ताड़कासुर का वध किया था, तब से यहाँ पर ये लाल पानी निकलता है और मैं काफी नीचे उतरना शुरू करता हूँ अपनी यात्रा में। और मेरे दूसरे दिन की स्टे होती है रात को कुनशा में और सुबह मेरी आँख खुलती है कुनशा में ऐसे सुंदर से नजारों के बीच। ये है हमारी यात्रा का तीसरा दिन। तो आज हमें यहाँ से वापिस जाना है अपने घर की तरफ। तो मैं वहाँ से वापिस आना शुरू करता हूँ। रास्ते मुझे काफी सारे लोग और ये ग्लेशियर भी मिलता है जो की क्रॉस करना होता है। इसके अलावा तो मुझे सुंदर से दृश्य मिलते हैं। वैसे सुंदर दृश्य मैंने आज तक कभी जिंदगी में नहीं देखे थे। अगर आप मेरी बात का यकीन नहीं करते तो आप ये दृश्य देख लीजिए और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे सुंदर दृश्य आपने भी कभी नहीं देखोगे अगर आप श्रीखंड महादेव नहीं आए हैं। रास्ते में मिलते हैं कुछ दोस्त और हम लोग पहुँच जाते हैं काली घाटी या फिर काली टॉप। और यहाँ से शुरू होता है हमारी श्रीखंड यात्रा का सबसे इजी पार्ट, क्योंकि यहाँ से हमें बिल्कुल भी चढ़ाई नहीं आती है और ऐसी उतराई से ही उतरना पड़ता है। साथ में पेड़ पौधे होने के कारण ऑक्सीजन में भी कोई कमी नहीं आती है और नज़ारे भी बहुत अच्छे और शानदार होते हैं। और रास्ते मिलते हैं ये तेजस्वी बाबा जो कि नंगे पैर श्रीखंड महादेव की यात्रा कर रहे होते हैं और इनसे मुझे काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। और ऐसे सुंदर से नजारों के बीच और ऐसे छोटे से पुल को क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं उसी जगह पर जहां से कि हमने यात्रा शुरू करी। हम चल पड़ते हैं एक और रहस्यमय जगह की तरफ जहां का नाम होता है देवडाक। और माना जाता है कि श्रीखंड महादेव की यात्रा तभी पूरी होती है जब आप देवडाक मंदिर में दर्शन करते हो और माथा टेकते हो। तो हम पहुंच जाते हैं देवडाक जो कि सतलुज नदी के किनारे बना एक मंदिर है। माना जाता है कि भस्मासुर को वरदान देने के बाद भोलेनाथ को इसी जगह पर छिपना पड़ा था। यहाँ से एक गुफा है जो कि सीधा श्रीखंड महादेव के टॉप में निकलती है। तो भोलेनाथ यहाँ से छुप रहे थे और श्रीखंड महादेव के टॉप में निकले थे। तो हमारी यात्रा होती है कंप्लीट और इस यात्रा के बारे में आप कोई भी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जय श्री राम।